गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप बच्चों को पता ही है कि मैं रेगुलरली यहाँ पे आने वाले ईएसआईसी का एग्ज़ाम जो कि 7 जुलाई को होने जा रहा है, प्लस आरआरबी के लिए एंड नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन करा रही हूँ। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड 390 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 391 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। आज हम 400 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। सो प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर देखो, उनमें से अगर आपको 5 क्वेश्चन भी आते हैं, 10 क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। एंड अगर कोई भी बच्चा ईएसआईसी के लिए, ईएसआईसी का पेपर 7 जुलाई को है, आप लोगों को पता है 999 का क्रैश कोर्स है बच्चे, इसी में आपको बहुत कुछ करवा रही हूँ। 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ये 999 का क्रैश कोर्स ईएसआईसी का ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है एक बार सुन लीजिए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि ईएसआईसी में आने हैं, रिपीटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपका वो टॉपिक्स का थ्योरी क्लियर करने वाली हूँ मैं। आप लोगों को एमसीक्यूज करवाऊंगी। टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में ही मिलने वाली है। बैच जो है, क्रैश कोर्स जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, ठीक है। क्रैश कोर्स जो है ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। और अगर किसी को बैच लेना चाहता है उसको 2499 में थ्योरी बैच भी ज्वाइन कर सकता है, जिसमें आपको एनाटमी एंड फिजियोलॉजी बेसिक हर सब्जेक्ट्स की थ्योरी, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेस्ट सीरीज सब मिलेगा। सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से कोई भी क्रैश कोर्स या फिर थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं अपने ईएसआईसी, आरआरबी एंड नॉर्सेट के पेपर के लिए। सो स्टार्ट करें हम अपने क्वेश्चंस। सो देखो, क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन करेंगे। 999 का क्रैश कोर्स है ओनली, ठीक है। नंबर आपकी स्क्रीन पे है। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which is a appropriate nursing action by the nursing officer after taking ABC sample from the radial artery? So appropriate nursing action क्या रहेगा? Appropriate nursing action से मेरे कहने का मतलब है कि जब आप पेशेंट का आर्टीरियल ब्लड गैस सैंपल लेते हो रेडियल आर्टरी से, तो नर्स सैंपल लेने के बाद आफ्टर टेकिंग द सैंपल अप्रोप्रिएटली क्या करेगी, ठीक है। अब देखो, एबीजी सैंपल हम क्यों लेते हैं? ताकि हम ब्लड में जो ब्लड है जो आर्टरीज में, किसमें, आर्टरीज में, उसकी एक तो ऑक्सीजन कितनी है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, मतलब कि उसकी गैसेस कितनी चल रही हैं अंदर, कितनी क्वांटिटी में चल रही हैं, वो चेक करने के लिए हम जो है एबीजी सैंपल लेते हैं। लिया किससे है? रेडियल आर्टरी से। अब नर्स क्या करेगी लेने के बाद? पुट प्रेशर ऑन द साइट फॉर अ 5 मिनट्स विद स्टेराइल पैड, क्लीन विद एल्कोहल स्वैब, कवर साइट विद एल्कोहल क्लॉथ पीस, सॉरी नन ऑफ द अबव। सो देखो, जब भी हम किसी भी आर्टरी से, चाहे वो फीमोरल आर्टरी से ले रहे हैं, ठीक है, चाहे हम किसी भी आर्टरी से सैंपल ले रहे हैं, या फिर हम कर रहे हैं कैथेटराइजेशन, ठीक है, या फिर हम क्या कर रहे हैं, कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, या फिर हम पेशेंट की एंडोस्कोपी, कोई भी चीज़ जो कि है आर्टरी और वेन में जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट उस टाइम हम लोगों के लिए होता है कि हम उस आर्टरी पे क्या रखें, 5 मिनट्स का प्रेशर पुट करें, ताकि वहाँ पे क्या ना हो, ब्लीडिंग एंड हेमेटोमा की प्रॉब्लम ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। क्यों? क्योंकि देखो, मेजर क्या है कि उनमें क्या चल रहा है, ब्लड चल रहा है, ठीक है। क्लॉटिंग की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है पेशेंट को, ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है, हेमेटोमा बन सकता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए क्या रहेगा कि हम प्रेशर ऑन द साइट फॉर अ 5 मिनट्स विद अ स्टेराइल पैड रखें। सो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक रहेगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ड्रग शुड बी यूज्ड फॉर रिंजिंग द स्किन बिफोर टेकिंग ब्लड सैंपल फॉर एबीजी एनालिसिस? तो कौन सी ड्रग जो है वो यूज़ की जाती है सिरिंज को रिंज करने के लिए जब आप किसी का एबीजी सैंपलिंग लेने जा रहे हो? देखो, एबीजी सैंपलिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसी क्वेश्चन में करवाऊंगी, स्किप मत करना। पहले देख लेते हैं कौन सा आपने सिरिंज किस ड्रग से रिंज करनी है। ऑप्शंस हैं हेपरिन, ड्यूबिटामाइन, डोपामिन या फिर डनलिन। सो इट्स ऑब्वियस है हेपरिन। हेपरिन क्या है? एक एंटी कोगुलेंट है। क्या है? एक एंटी कोगुलेंट है, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि जो एबीजी सैंपल आप ले रहे हो उसमें क्लॉट जो है वो नहीं बनेगा। दूसरा, एबीजी सैंपल आप जब लेते हो तो विद इन 15 से 20 मिनट्स आपको क्या करना होता है, उसे लैब में भेजना पड़ता है, लेबोरेटरी में आपको उसको भेजना है। अदरवाइज वो सैंपल जो है वो बेकार हो जाएगा, वो किसी भी वर्क, मतलब वो क्लॉट कर जाएगा, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर आप किसी का एबीजी सैंपल लेते हो तो कितने मिनट्स में आपको वो भेजना है इन द लेबोरेटरी। सो 15 से 20 मिनट्स के अंदर वो लैब में पहुंच जाना चाहिए एबीजी एनालिसिस अगर आप किसी का कर रहे हो आर्टेरियल ब्लड गैस। क्लियर?
चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्निंग साइन पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांटेशन। तो इनमें से क्या वार्निंग साइन है पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांटेशन का? वार्निंग साइन पूछा है उन्होंने, ठीक है। ऑप्शन है डिक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, पेल कलर्ड यूरिन, बोथ ए एंड बी। सो देखो जब भी किसी का यूरिन किडनी ट्रांसप्लांट होता है, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रायोरिटी में रहती है एक नर्स को चेक करनी इज अ यूरिन आउटपुट, ठीक है। यूरिन आउटपुट कितनी चल रही है, अगर प्रायोरिटी में यूरिन आउटपुट चेक करनी रहती है और यही हमारी क्या आ रही है, डिक्रीज्ड आ रही है, देन इट मीन्स क्या हो रहा है, पेशेंट को वो रिजेक्शन हो रहा है ट्रांसप्लांट का, ठीक है। अब रिजेक्शंस भी 3 टाइप के होते हैं, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, एक्यूट रिजेक्शन एंड क्रॉनिक रिजेक्शन। बहुत ईजी है ये टॉपिक, है ना। सो इसको अच्छे से पढ़ना, और इस पे आते भी हैं कि हाइपर एक्यूट कितने टाइम में होता है, एक्यूट रिजेक्शन कितने टाइम पे होता है, क्रॉनिक रिजेक्शन कितने टाइम पे होता है, क्लियर। सो अपने टॉपिक्स को एकदम से क्लियर करके रखो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये टॉपिक आया और अगर आपको इस टॉपिक का ए से लेके जेड तक पता है, तो इसमें से एग्जामिनर कहीं से भी एमसीक्यू डाल ले, आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो फोरमोस्ट थिंग होती है एमसीक्यू करने के लिए इज योर कॉन्शियसनेस और आपका टॉपिक क्लियर, नहीं तो एवरीथिंग वेस्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द एंटीडोट यूज्ड फॉर हीरोइन पॉइजनिंग। सो अगर किसी पेशेंट को हीरोइन की पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है, अपॉइड भी बोलेंगे हम इसको, तो उसको हम क्या एंटीडोट देंगे? ऑप्शन है नलेक्सॉन, प्रोटामिन सल्फेट, डिजिबाइंड या फिर फ्लूमेजिनल। सो नलेक्सॉन्स जो है वो यूज होते हैं फॉर द अपॉइड पॉइजनिंग, ठीक है। जो प्रोटामिन सल्फेट है हमारा, वो आपको पता है किसका एंटीडोट है? एंटीडोट्स देखो एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, मैं लिख के दे सकती हूँ आप लोगों को, तो एंटीडोट्स तो आप अच्छे से करके जाना, ठीक है। सो प्रोटामिन सल्फेट जो है वो है हमारा हैपेरिन का एंटीडोट, डिजिबाइंड जो है वो डिगॉक्सिन का एंटीडोट है, ठीक है। और जो फ्यूमेजिनल है, ये किसी को पता नहीं होगा, बेंजोडाइजेपाइन, बेंजोडाइजेपाइन की टॉक्सिसिटी का एंटीडोट है, क्लियर। सो ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गोल इन मैनेजमेंट ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट। सो ये सारे गोल आप यूज करते हो जब किसी पेशेंट का मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मेरे कहने का मतलब है कि किसी का बाई चांस HB जो है 3 और 4 ग्राम से नीचे चले गया, तो अब उसको फटाफट से हमें मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट हाइपोवोलेमिक होके कहाँ चले जाएगा, शॉक में चले जाएगा। सो जब आप किसी का मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो तो उसके लिए क्या गोल्स आप रखते हो, ठीक है। सो इन्होंने कुछ दिए हुए हैं, एक्सेप्ट एक गोल नहीं है इसमें से। आपके ऑप्शंस है अर्ली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ब्लड लॉस, मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू परफ्यूजन, रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड हीमोग्लोबिन, रिप्लेसमेंट ऑफ लेस देन 1 वॉल्यूम इन 8 आवर्स। सो देखो सबसे पहली बात तो अगर आप मैसिव ट्रांसफ्यूजन किसी का कर रहे हो, सो आपको अगर किसी का HB एकदम से गिर गया 3-4 ग्राम हो गया, सबसे पहले तो हमें उसकी अर्ली रिकॉग्नाइजेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज पेशेंट शॉक में चले जाएगा, ठीक है। सबसे फॉरमोस्ट होता है, अगर आप रिकॉग्नाइज करोगे तभी आपको पता चलेगा कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें इसे पेशेंट की करनी पड़ेगी। मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू परफ्यूजन भी करना पड़ता है, क्योंकि देखो अगर ब्लड कम हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसके साथ ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी और टिश्यूज जो है वो परफ्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे। रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड हीमोग्लोबिन, ये तो हमारा गोल होता है कि हम उसे मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके उसका ब्लड वॉल्यूम एंड हीमोग्लोबिन को रिस्टोर करें। पर जो चीज़ हमारी नहीं होती इस गोल में, दैट इज दिस, देखो 1 वॉल्यूम से 8 घंटे में उसका कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप 1 यूनिट ब्लड चढ़ा रहे हो, 1 ग्राम ब्लड चढ़ा रहे हो इन 8 आवर्स, सबसे पहले तो ये जो 8 आवर्स है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये जो 8 आवर्स है ये बहुत ज़्यादा है, पेशेंट को क्या हो सकता है, सेप्टिसीमिया भी हो सकता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सेप्टिसीमिया हो सकता है, क्योंकि इतनी देर तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक पेशेंट को हम नहीं चढ़ाते, ठीक है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत लेट, मतलब जल्दी जल्दी चढ़ा रहे हो आप, बहुत ज़्यादा जल्दी चढ़ा रहे हो, 1 घंटे में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा दिया, तो सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा। ये क्वेश्चन लिख लेना, अगर आपने बहुत तेज़ी से ब्लड चढ़ाया है तो सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, और अगर आपने पेशेंट को बहुत आराम से ब्लड चढ़ाया है तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस है, क्लियर। सो ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर आप बहुत अर्ली ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हो तो सर्कुलेटरी ओवरलोड पेशेंट में देखने को मिलता है। सो आप क्या करोगे, रिप्लेसमेंट ऑफ लेस देन, ये चीज़ आप बिल्कुल अपने गोल में नहीं रखोगे, क्योंकि 8 घंटे में तो सिर्फ अगर 1 यूनिट ही उसे ब्लड जाएगा तो ऑलरेडी पेशेंट तो शॉक में चला जाएगा, क्लियर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी कॉज ईपीएस? सो इनमें से कौन सी ड्रग जो है ईपीएस कॉज कर सकती है, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स? सो ईएसआईसी का 999 का क्रैश कोर्स अगर आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ना चाहते हो, मेरे से प्रॉपरली क्लासेस लेना चाहते हो, तो 999 का ईएसआईसी का क्रैश कोर्स जो है स्टार्ट हो गया है। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ जो कि इस टाइम करने बहुत ज़रूरी हैं, जो भी ईएसआईसी के इंपॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक है, प्लस एमसीक्यू क्लासेस आपकी होने वाली है अच्छी, और हर एक सब्जेक्ट से टेस्ट सीरीज़ भी आपको इसी में मिलेंगी एंड डाउट क्लासेस भी। ये जो क्रैश कोर्स है ये स्पेसिफिकली ईएसआईसी के ही बच्चों के लिए है, बिकॉज इसमें हम सब कुछ इंपॉर्टेंट करेंगे जो कि अभी हमें करने की नीड है, और ये क्रैश कोर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। यस, अगर कोई बच्चा इस इंपॉर्टेंट के साथ थ्योरी भी करना चाहता है, बेसिक भी देखना चाहता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो वो 2499 का प्रॉपरली बैच ज्वाइन कर सकता है, जो कि आपका ईएसआईसी के लिए भी सही रहेगा, आरआरबी के लिए भी एंड नॉर्सेट के लिए भी। ये बैच जो है प्रॉपरली 4 मंथ्स का है। इसमें मैं आप लोगों को फुल थ्योरी कराऊंगी, एनाटमी प्लस फिजियोलॉजी, आपका बेसिक क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल थ्योरी इसमें होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होंगे एंड एमसीक्यूज भी होंगे। सो कोई भी बैच जो है आप ईएसआईसी का क्रैश कोर्स या फिर ये वाला बैच जो है फॉर ईएसआईसी आरआरबी एंड नॉर्सेट, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो। 999 का तो बहुत ही इजी और अफोर्डेबल है, आपको ये बैच में बहुत कुछ मिलने वाला है, मैं खुद से क्लासेस लेती हूँ। सो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी अगर आपको ज्वाइनिंग करनी हुई तो आप मेरे से बात करके कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग जो है ईपीएस कॉज करती है? एंटीसाइकोटिस, एसएसआर आई एंड मूड स्टेबलाइजर, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स। तो देखो ईपीएस एक्स्ट्रा पैरामेडिकल सिम्टम्स उन ड्रग्स से होते हैं जो कि हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देते हैं, ठीक है। अगर कोई पेशेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा है तो उसको इसकी टॉक्सिसिटी होके ईपीएस जो है इसका मेजर साइड इफेक्ट है और मेजर कॉम्प्लिकेशन है ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स का मतलब होता है कि ऐसे हम सीरोटोनिन ये देते हैं हम डिप्रेशन वाले पेशेंट को। अब डिप्रेशन वाले पेशेंट में सीरोटोनिन जो है वो ऑलरेडी कम होता है, सो इसका रीअपटेक बंद कराने के लिए हम क्योंकि अगर इसका रीअपटेक होगा तो ये और कम हो जाएगा, इसीलिए हम सीरोटोनिन सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर डिप्रेशन वाले पेशेंट को देते हैं, ठीक है। मूड स्टेबलाइजर्स आपको पता है हम मेनिया वाले पेशेंट को देते हैं, जैसे कि आपकी लिथियम हो गई, ठीक है। एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स हम एंग्जाइटी वाले पेशेंट को देते हैं जिनको भी एंग्जाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। सो ये सारा पता होना चाहिए। एंड एंटी साइकोटिक ड्रग्स हमें जो भी साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनको देते हैं और इनको ईपीएस होता है। नेक्स्ट है विच न्यूरोट्रांसमीटर इज डेफिशिएंट, और साइकेट्रिक्स की ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है ईएसआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूरोट्रांसमीटर इज डेफिशिएंट इन पार्किंसंस डिसीज। सो पार्किंसंस डिसीज में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है डेफिशिएंट होता है? पार्किंसंस डिसीज क्या है? फॉर्म ऑफ डिमेंशिया है, ठीक है, एक फॉर्म है डिमेंशिया की। सो इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है डेफिशिएंट होता है? डोपामिन, गाबा, सीरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन। सो एसिटाइल कोलिन तो आपका माइस्थेनिया ग्रेविस में होता है, सीरोटोनिन आपका डिप्रेशन में होता है, गाबा आपका एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है, ठीक है, और जो आपका डोपामिन है ये हमें देखने को मिलता है हमारी पार्किंसंस डिसीज में। अब ये जो बाकी भी लिखी है ना, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ठीक है, इनसे भी एमसीक्यू आ सकता है, तो याद होना चाहिए। एसिटाइल कोलिन जो है माइस्थेनिया ग्रेविस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका नर्वस सिस्टम का। डिप्रेशन ऑफ सीरोटोनिन, एंड डिप्रेशन में सीरोटोनिन, एंग्जाइटी में हमें गाबा देखने को मिलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएंट। नेक्स्ट है विच पोजीशन अ प्रेग्नेंट वुमेन मस्ट बी गिवन टू ब्लड प्रेशर फॉर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर। सो लास्ट ट्राइमेस्टर में जब आप एक मदर का ब्लड प्रेशर ले रहे होते हो तो आप उसको कौन सी पोजीशन देते हो? ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। सो लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या है कि ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस है वो मदर के जो सीवॉइड प्रोसेस होता है, ठीक है, सीवॉइड प्रोसेस तक पहुंच जाता है, ठीक है। अगर आप मदर को फाउलर, सुपाइन या फिर ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दोगे तो वो जो यूट्रस है वो कंप्रेस करता है आर्टरीज को, हार्ट को, और इंफीरियर वेरा कावा को भी वो कंप्रेस करता है, जिससे पेशेंट को हाइपोटेंशन होने का खतरा होता है और बीपी फॉल आ सकता है। सो सबसे ईजी होता है कि आप उसे लेफ्ट लेटरल पोजीशन दो, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो यूट्रस है उसका जो कंप्रेशन है वो चेस्ट
पे नहीं डलेगा और बीपी में कोई भी फ्लक्चुएशन देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 स्टार वाला। ये क्वेश्चंस देखो तभी आपको आएंगे अगर आपका थ्योरी और बेसिक क्लियर है, अदरवाइज आप तुक्का लगा के अगर ठीक भी कराते हो तो बाकियों में नहीं लगा पाओगे। क्लियर? सो अपने हर एक टाइप का एमसीक्यू करो, टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से करो। क्रैश कोर्स की तरफ जा सकते हो आप। अब तो दिन भी कुछ नहीं है आप लोगों के पास, 1 मंथ और 20 डेज आपके पास ओनली बचते हैं। ठीक है? सो उसमें आपको टेस्ट भी कर सकते हो मेरे साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी सब। तो इन्फॉर्मेशन मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी दी है और एंड में भी दूंगी, तो आप सुन के जाना अगर आपको ज्वाइन करना है। सो नेक्स्ट है पेशेंट विद लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी विल हैव ऑल ऑफ दीज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो जो पेशेंट है उसकी लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अब मैम लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है कि यूरिन की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम है, यूरिन जो है वो ज़्यादा है और उसमें जो सॉल्यूएंट होते हैं जैसे कि हमारा वेस्ट निकलता है वो बहुत कम आ रहा है। ठीक है? सो एक होती है हाई यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका मतलब क्या है कि यूरिन में वेस्ट ज़्यादा है, और लो का मतलब यूरिन में कम वेस्ट है। उसके सारे करेक्टरिस्टिक्स है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, रिबाउंडिंग पल्स, वेट गेन। ये तीनों चीज़ों में हमारा क्या आएगा? लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि इस तीनों में ही एक्सेस में वाटर है बॉडी में। जब भी वाटर एक्सेस में होता है तो उसमें जो वेस्ट होता है वो कम आता है, पर अगर बॉडी में वाटर ही नहीं होगा तो वेस्ट तो निकलेगा ही निकलेगा, वो थोड़े से वाटर में भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और हमारी हाई यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी, यूएसजी। ठीक है? जो फर्स्ट वाला है वो है इज़ योर राइट आंसर, एक्सेप्ट इसमें, बाकी सब में हमारा लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें देखने को मिलेगी। 400 क्वेश्चन। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, 400 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बने रहे इसी चैनल पे, लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि आपके लिए रेगुलरली एमसीक्यूज में लेके आ रही हूँ, तभी आज 400 क्वेश्चंस हम कर पाए हैं। ठीक है? व्हेन डज द इन्फेंट वेट गेट डबल्स इन रिलेशन टू बर्थ वेट? इन्फेंट का वेट जो है वो डबल कब हो जाता है इन रिलेशन टू बर्थ वेट? ठीक है? 5 मंथ्स पे, 8 मंथ्स पे, 10 मंथ्स पे, 12 मंथ्स पे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताओगे कि एक इन्फेंट का जो वेट होता है वो डबल कब होता है। ठीक है? जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उस पे चलते हैं हम लोग कि इंसर्टिंग ऑफ एनजी ट्यूब में कौन सी पोजीशन देते हो? जब भी हम पेशेंट को इंसर्टिंग दे रहे हैं, मतलब कि एनजी ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हैं, तब हम पेशेंट को देते हैं हाई फाउलर्स पोजीशन, और जब भी हम पेशेंट को क्या कर रहे हैं, फीडिंग कर रहे हैं इन द एनजी ट्यूब, तब आप पेशेंट को देते हो लो फाउलर्स पोजीशन। दोनों से ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है? तो आपको दोनों का ही पता होना चाहिए कि हाई फाउलर्स कब देते हैं और लो फाउलर्स कब देते हैं, दोनों से आ सकता है। लो फाउलर्स आपकी फीडिंग की होती है एंड हाई फाउलर्स आपकी इंसर्शन की होती है। ठीक है? यहाँ पे इंसर्टिंग का क्वेश्चन था। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और अगर किसी को भी बच्चे 999 का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, बहुत ही अफोर्डेबल है, आपको कहीं नहीं मिलने वाला, मैं अच्छे से पढ़ाती हूँ, आपका हर एक डाउट 24/7 आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हो। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है। नंबर मैं आपको दे रही हूँ 7973244089 पे मेरे से बात करके आप ये क्रैश कोर्स 999 का ज्वाइन कर सकते हैं। बता देती हूँ क्या क्या है इसमें। ESIC के रिपीटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की थ्योरी करवाऊंगी मैं आपको, सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की थ्योरी, प्लस आप लोगों को MCQs कराने वाली हूँ सब सब्जेक्ट्स के, टेस्ट सीरीज प्लस डाउट क्लासेस भी, सारी चीज़ें मैं आपकी करने वाली हूँ इसमें कंप्लीट। ये 999 में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच लेने की। लाइव भी लगा सकते हो आप, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, टॉपिक्स भी कर रहे हो थ्योरी के, MCQs भी, टेस्ट सीरीज भी, डाउट क्लासेस भी, और प्लस पॉइंट कि हम प्रीवियस ईयर पेपर भी करेंगे इस 999 के क्रैश कोर्स में। ये बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स है। एंड अगर आपको थ्योरी भी करनी है मेरे से ESIC के लिए, थ्योरी वाला बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 2499 का ये बैच है, इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी मिलेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सबसे मेन है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मैं इसमें करवा रही हूँ, आपका बेसिक क्लियर कर रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, MCQ सब इस बैच में भी आपको मिलेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में।
में 401 क्वेश्चन के साथ. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.